बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, इनकम टैक्स रिटर्न की बात हो रही है। मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ, कुछ लोग कल नहीं आए थे। कोई रिकैप दूंगा और फिर उसके बाद आज की बात शुरू करूँगा। रिटर्न क्या है? रिटर्न वो डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए हम एफपीआर को अपनी इनकम प्रेजेंट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, शो करते हैं। जिस डॉक्यूमेंट के ज़रिए शो करते हैं उसे रिटर्न कहा जाता है। उर्दू में गोशवारे कहते हैं। अक्सर सुना होगा गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख। वो गोशवारे इनकम टैक्स रिटर्न की बात की जा रही है। चैप्टर 14 है। पहली बात वो ये कहता है, यार ये नहीं काम ठीक भाई, इसके सेल असल में वीक हो गए हैं भाई, इसके सेल वीक हो गए हैं, ज़रा जल्दी से आ जाएं। किन 5 लोगों को रिटर्न जमा करवानी है? 5 लोग हैं। पहला, कंपनी। दूसरा, हर वो बंदा जिसकी इंडिविजुअल या जिसकी इनकम टैक्सेबल इनकम की लिमिट को यानी 6 लाख या उससे ऊपर हो। तीसरा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चौथा, जिसकी इनकम एफटीआर इनकम हो। पांचवा, जिसको बोर्ड अप्रूव कर दे। ये 5 वो लोग हैं जिन्होंने रिटर्न जमा करवानी है, यानी ये ही वाले लोग हैं, करवानी है। हाँ, उसके बाद 11 लोग वो हैं जिन्होंने भी रिटर्न जमा करवानी है, यानी उन लोगों ने तो करानी है, लेकिन अगर कोई बंदा उस कैटेगरी में फॉल ना करता हो और इन 11 में फॉल करता हो तो ये भी रिटर्न जमा कराएंगे। कौन? जिसकी इस साल की इनकम तो टैक्सेबल नहीं है लेकिन पिछले 2 सालों से उसकी इनकम टैक्सेबल थी, जिसका लॉस आया और वो लॉस कैरिड फॉरवर्ड करके अगले साल की इनकम के साथ एडजस्ट करना चाहता है, जिसके पास प्लॉट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कितनी? 500 स्क्वायर यार्ड। कहां पर? इस्लामाबाद में या कैंट में या म्यूनिसिपल लिमिट में। जिसके पास फ्लैट है, कहां पर? इस्लामाबाद में, कैंट में या म्यूनिसिपल लिमिट में। owns immovable property with land area of 500 square yards or more located in rating area. Owns flat with covered area of 200 square feet or more located in rating area. सर जी, अगर इस्लामाबाद है, कैंट है, म्यूनिसिपल एरिया है और आपके पास प्लॉट है तो कितना? 500 स्क्वायर यार्ड्स। फ्लैट है, जितना भी हो। अगर रेटिंग एरिया है, प्लॉट है तो 500 स्क्वायर यार्ड, फ्लैट है 2000 स्क्वायर फीट। तो भैया असल में यहां पर 2 बातें, एक है फ्लैट और एक है प्लॉट। प्लॉट, बिस्मिल्लाह, प्लॉट जहां पर भी है कितना हो? 500 स्क्वायर यार्ड। आप ये जाइए हरे आज थे। फ्लैट कितना हो भाईजान? अगर रेटिंग एरिया है 2000 स्क्वायर फीट्स और अगर इस्लामाबाद है, कैंट, इस्लामाबाद है, कैंट है, यहां तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद है, कैंट है या म्यूनिसिपल, तो कितना हो भाई? कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितना भी छोटा हो। लो सर, फ्लैट और प्लॉट की स्टोरी समझ आ गई। अगली बात है व्हीकल, कितनी हो? 1000 सीसी से ऊपर। सर जी, ये जो वैगनर और कल्टस तक गाड़ी है ना, ये 1000 सीसी तक है। सिटी, यारिस जो
गाड़ी है, ये 1300 सीसी है, ये 1000 सीसी से ऊपर है, ठीक हो गया। 1000 सीसी तक जिसके पास गाड़ी है उसको ज़रूरत नहीं है रिटर्न फाइल करने की। भैया पहली 5 शर्तें हुई तो वो तो है सो है। उसके अलावा एक बंदे की इनकम 3 लाख है साल की, उसके पास अगर कल्टस है तो उसको रिटर्न जमा कराने की ज़रूरत नहीं। सर जी एनटीएन हो, रिटर्न जमा कराने की ज़रूरत है। होल्डर ऑफ कमर्शियल, सर बिजली का कनेक्शन हो, कौन सा, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल, और बिल कितना आता हो, 5 लाख सालाना। सर जी ये 8 बातें एक थी, फिर उसके बाद एंड पे 3 बातें बताई थी। सबसे पहली बात ये, अगर कोई बिजनेस करता हो और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मेंबर हो, अगर कोई इंजीनियर हो और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का मेंबर हो, अगर कोई डॉक्टर हो तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का मेंबर हो, अगर कोई लॉयर हो तो पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर हो, अगर कोई अकाउंटेंट हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो। भैया ये सारे लोग ये सारे लोग रिटर्न जमा कराना ज़रूरी है इनके लिए। थोड़ा सा आगे चलेंगे और अगली बात करेंगे। शायद अगर किसी बंदे की बिजनेस की इनकम है 3 लाख से 4 लाख के दरमियान है तो उसको भी रिटर्न जमा कराना ज़रूरी है। और अगर किसी बंदे की फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट बनानी है, फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट है, तो उसके लिए भी रिटर्न जमा कराना ज़रूरी है। सर ये 11 लोग हैं, पहले 5 हुए हैं जिनके लिए रिटर्न जमा जिन्होंने करानी ही करानी है, और ये 11 लोग हैं जिन्होंने भी रिटर्न जमा, अगर उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं किया और इसमें फॉल कर गए तो भी आपको रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। अगर उस क्राइटेरिया में फॉल कर गए फिर तो बहस ही खत्म है, फिर तो करानी है। लेकिन उसमें ना फॉल किया और इसमें फॉल कर गए तो भी आपको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। सर जी हाँ, अगर आपके पास प्लॉट है, फ्लैट है या गाड़ी है, और प्लॉट, फ्लैट या गाड़ी होने की वजह से आपको रिटर्न फाइल करानी थी, अगर आपके पास प्लॉट, फ्लैट या गाड़ी है जिसकी वजह से आपको रिटर्न फाइल करनी थी, तो इन लोगों ने, सर जी एक बंदा है जिसकी इनकम तो कम है मगर उसके पास या फ्लैट है या प्लॉट है या गाड़ी है जिसकी वजह से उसे रिटर्न जमा करवानी पड़ रही थी, तो जनाब वो रिटर्न जमा कराएगा अलबत्ता। अगर वो बंदा जिसकी इनकम तो कम थी लेकिन टैक्सेबल इनकम से भी कम थी, लेकिन उसके पास प्लॉट, फ्लैट या गाड़ी थी, वो रिटर्न जमा कराएगा। लेकिन अगर वो बंदा, वो औरत बेवा हो या वो यतीम हो 25 साल से कम की उम्र का, या डिसेबल्ड हो या नॉन रेजिडेंट हो, तो इन केसेस में उसको रिटर्न माफ़ कर दी गई कि तुम रिटर्न ना जमा कराओ। यानी अब ये बात समझ आ गई, तो अब ये जुमला पढ़ो। अगर सिर्फ प्लॉट, फ्लैट या गाड़ी की वजह से रिटर्न जमा करानी पड़नी थी, किन लोगों को? इन लोगों को, तो क्या कहा है? दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न। आप रिटर्न जमा कराने की जरूरत, क्योंकि आप डिसेबल्ड हो या विडो हो या ऑर्फन बिलो 25 हो या नॉन रेजिडेंट हो। इसकी मिसाल दी थी, मिसिज ए विडो है, 1.5 लाख रुपए इसकी सालाना इनकम है, एज 29 है, फ्लैट इस्लामाबाद में इसके पास है, तो क्या इसको रिटर्न जमा करानी पड़ेगी? सर इनकम की वजह से तो नहीं करानी पड़ रही। अगर करवानी पड़ती तो सिर्फ इसलिए करानी पड़ती कि इसके पास फ्लैट है, तो उसने कहा भाई अगर तुम्हारे पास फ्लैट है लेकिन तुम विडो हो तो तुम्हें रिटर्न जमा कराने की जरूरत
नहीं है, ये बात लिखी हुई है। सर जी पावर टू कॉल रिटर्न, कमिश्नर के पास पावर है किसी भी बंदे को कह के रिटर्न जमा कराओ, उस बंदे को रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। नोटिस देगा, नोटिस के 30 दिन के अंदर रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। कमिश्नर के पास पावर है पिछले 5 साल में से किसी साल के बारे में भी कह दे रिटर्न जमा कराओ तो आपको रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। और अगर पिछले 5 साल में से कोई साल मिसिंग है तो कमिश्नर के पास ये पावर है कि पिछले 10 साल में से किसी साल के बारे में कह दे कि रिटर्न जमा कराओ तो उस बंदे को रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। कुछ नोटिस में कुछ मेंशन ना हो तो अंडरस्टूड है 30 दिन के अंदर अंदर, अदरवाइज नोटिस में मेंशन होता है कि कितने दिन के अंदर अंदर रिटर्न जमा कराओ। ये तो एक आम रिटर्न की बात है। कमिश्नर के पास तो ये पावर भी है कि वो 12 माह से कम पीरियड के वाले से बंदे को कह दे कि रिटर्न जमा कराओ। किसको कह सकता है? वो बंदा जो फौत हो गया उसके रिप्रेजेंटेटिव को कह सकता है, वो बंदा जो बैंक करप्ट हो गया उससे कह सकता है, वो बंदा जो पाकिस्तान छोड़ के चला गया उसको कह सकता है परमानेंटली जा रहा है, वो बंदा जिसको कमिश्नर अप्रोप्रिएट समझे उसको कह सकता है कि रिटर्न जमा कराओ। इस बंदे को रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। सर जी ये सारी बातें कल बड़ी डिटेल में भी थी। आखिरी पॉइंट इसका रह गया है, वो कहता है अगर किसी बंदे की फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट है तो इसमें 5 या 10 साल की कैद नहीं है, वो जितनी पुरानी रिटर्न जमा कराने को कहे इसको करानी पड़ेगी। सर जी ये पावर टू कॉल रिटर्न वाली बात है, पावर टू एनफोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इससे पहले मेथड ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न पढ़ा देता हूँ, ये कल पढ़ा चुका हूँ। सर जी रिटर्न जमा करानी है तो 4 चीज़ें, अपने कवाइफ लिखें, साइन करें, टैक्स जमा कराएं और चौथे नंबर पे वेल्थ स्टेटमेंट या फॉरेन एसेट स्टेटमेंट नथी करें, अटैच करें। रिटर्न तब समझा जाएगा जमा कराइए जब आपने ये चारों काम पूरे किए हैं। सर ये रिटर्न आप इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराएंगे, किसके जरिए? ई इंटरमीडियरी के जरिए। ई इंटरमीडियरी कौन है? जो टैक्स पेयर से डाटा लेता है उसको डिजिटलाइज करता है ताकि वो एफबीआर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाए। जब भी रिटर्न फाइल की गई है तो समझा जाएगा ये रिटर्न उसने खुद फाइल की है या उसकी अथॉरिटी से फाइल की गई है जिस बंदे की रिटर्न थी, अनलेस प्रूफ कॉन्ट्रेरी। सर जी आगे अगर कोई बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता तो पता क्या करेंगे? सिम में ब्लॉक कर देंगे और क्या करेंगे? बिजली और गैस के कनेक्शन खत्म कर देंगे। अब वो बंदा भी मजबूरन जमा कराएगा, जिस टाइम पे वो जमा कराएगा पैसे और टैक्स और रिटर्न जमा कराएगा दोबारा बहाल कर देंगे कनेक्शन सिम के भी और बिजली गैस के भी। और अगली बात ये है कोई बंदा भी no person shall be included in the general order unless following conditions have been met with। हाँ आप किसी बंदे का कनेक्शन नहीं काटेंगे जब तक आपने उसको पहले नोटिस नहीं दिया और नोटिस देने के बाद नोटिस पीरियड ख़त्म नहीं हुआ तब तक आप किसी बंदे का कनेक्शन नहीं काटेंगे। सर ये सारी बातें आपके साथ कल कर चुका था, आज यहाँ से बात शुरू करनी है। रिटर्न जमा करवा दी, रिटर्न जमा करवा दी, अब रिटर्न को क्या करना है? रिवाइज करना है। सर जी अगर रिटर्न जमा करवा दी है और अब रिटर्न को रिवाइज करना है तो क्या करेंगे? अगर रिटर्न जमा करवा दी है और अब रिटर्न को रिवाइज करना है तो क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 1, अगर रिटर्न जमा करवा दी है और अब रिटर्न को रिवाइज करना है तो क्या करेंगे? कमिश्नर आपसे कहता है भाईजान कुछ काम है जो करने है। सबसे पहले आपने रिटर्न रिवाइज किया तो रिवाइज अकाउंट्स भी जमा कराएं, रीज़न ऑफ रिवीजन बताएं कि रिटर्न क्यों रिवाइज की है, कमिश्नर से इजाज़त लें, तीसरा काम। चौथा रिटर्न रिवाइज करने की वजह से वो कहता है अगर टैक्स पेयर को, टैक्स वालों को फ़ायदा हो रहा है तो रिटर्न रिवाइज होगी वरना नहीं होगी। टैक्स वालों को पता है कब फ़ायदा होता है? जब टैक्सेबल इनकम ज़्यादा होती है तो टैक्स वालों को फ़ायदा होता है, जब लॉस कम होता है तो टैक्स वालों को फ़ायदा होता है। यानी अगर टैक्स वालों को फ़ायदा हो रहा है तो रिटर्न रिवाइज होगी वरना नहीं होगी। मैंने 4 बातें कही हैं, 2 बार पास पेपर में इसमें से सवाल आ चुका है। बात नंबर 1,
रिटर्न रिवाइज करनी है तो रिवाइज अकाउंट्स भी जमा कराने पड़ेंगे। बात नंबर 2, रिटर्न रिवाइज करनी है तो रीजन ऑफ रिवीजन भी बतानी पड़ेगी। बात नंबर 3, रिटर्न रिवाइज करनी है तो कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बात नंबर 4, रिटर्न रिवाइज करनी है तो सिर्फ तब करेंगे जब टैक्सेबल इनकम बढ़ रही होगी और लॉसेस कम हो रहे होंगे। इसने ये जुमला इस तरह लिखा हुआ है, रिटर्न रिवाइज करने के नतीजे में आपकी टैक्सेबल इनकम ओरिजिनल रिटर्न से कम नहीं होनी चाहिए और लॉसेस ओरिजिनल रिटर्न से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सर अब रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक ओरिजिनल रिटर्न हो गई, एक रिवाइज रिटर्न हो गई। जो पहली बार रिटर्न फाइल की थी वो ओरिजिनल रिटर्न थी। आपके ओरिजिनल रिटर्न में आपकी इनकम थी 10 लाख। अब आप रिटर्न रिवाइज कर ही सिर्फ तब सकते हैं जब आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ रही है। अगर 15 लाख हो गई तो रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, अगर 8 लाख है तो रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये 4 बातें। अब अगली बात, सर रिटर्न रिवाइज करने के लिए किससे पूछना जरूरी है? कमिश्नर से अप्रूवल लेनी जरूरी। अगर आप रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न जिस दिन फाइल की थी उसके 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज कर दें तो कमिश्नर से पूछना जरूरी नहीं। अगर रिटर्न रिवाइज करने के 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज कर दें तो कमिश्नर से पूछना जरूरी नहीं है। अगर किसी बंदे ने रिटर्न फाइल की और उसके 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज नहीं की, यानी 60 दिन के बाद रिटर्न रिवाइज की, तो कमिश्नर से पूछना पड़ेगा। कमिश्नर से पूछना, 60 दिन के बाद रिटर्न रिवाइज किया तो कमिश्नर से पूछना पड़ेगा। आपने कमिश्नर को दरखास्त लिखी, मैं रिटर्न रिवाइज करना चाहता हूं, और कमिश्नर ने आपकी दरखास्त का 60 दिन के अंदर अंदर जवाब नहीं दिया। 2 बार 60 दिन आ रहे हैं। बच्चों को यह बात समझ नहीं आती, मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ आ जाए पहली बारी में। सर एक बारी 60 दिन तब का जब रिटर्न रिवाइज करनी थी तो 60 दिन के अंदर अंदर करते तो कमिश्नर से पूछने की इजाजत है। अब रिटर्न रिवाइज की 60 दिन के बाद, अब रिटर्न रिवाइज करें तो कमिश्नर से पूछना पड़ेगा। आपने कमिश्नर को दरखास्त दी, मैं रिटर्न रिवाइज करना चाहता हूं, कमिश्नर ने दरखास्त के 60 दिन के अंदर अंदर जवाब नहीं दिया और उस रिवीजन की वजह से टैक्सेबल इनकम बढ़ रही है, तो समझा जाएगा कमिश्नर ने आपको इजाजत दे दी। यार गाल फड़ी जा रही है? सर ये असल बात है। 4 बातें आपको कही हैं, मैं 2 बार पहले बता चुका हूं, तीसरी बार बताऊंगा और आगे चला जाऊंगा। सर बात नंबर 1, अगर कोई बंदा डिस्कवर करता है कि उससे कोई गलती हो गई है तो वो रिटर्न रिवाइज कर सकता है। कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, रिवाइज रिटर्न एक्कम्पनीड बाय रिवाइज्ड अकाउंट्स। रिवाइज रिटर्न के साथ रिवाइज अकाउंट्स भी अटैच किए जाएंगे। हाँ, अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड हो जाए तो कह दे कि आप रिवाइज अकाउंट्स अटैच ना करें। दूसरी बात, रीजन ऑफ रिवीजन, मैं रिटर्न क्यों रिवाइज कर रहा हूं, यह भी होना चाहिए साइंड बाय टैक्स पेयर। तीसरी बात, एक्कम्पनीड बाय द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर से अप्रूवल लेना जरूरी है। हाउएवर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी अगर रिवाइज रिटर्न क्या हो जाए, 60 दिन के अंदर अंदर हो जाए। आप रिटर्न 60 दिन के अंदर अंदर रिवाइज करें तो कमीशन से पूछने की जरूरत है। अलबत्ता अगर आपने वेयर द कमिश्नर हैज नॉट अप्रूव्ड, कमिश्नर ने अप्रूव नहीं किया, द रिवीजन ऑफ रिटर्न विद इन 16 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, आपने अप्लाई किया कमिश्नर को और कमिश्नर ने इसको अप्रूव नहीं किया 60 दिन के अंदर अंदर, समझा जाएगा द अप्रूवल डीम्ड टू बी ग्रांटेड बाय द कमिश्नर अगर टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो रही है और लॉस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सर रिटर्न रिवाइज करने की चौथी शर्त क्या है, रिटर्न सिर्फ तभी रिवाइज होगी अगर ओरिजिनल रिटर्न से टैक्सेबल इनकम कम हो या लॉस
ओरिजिनल रिटर्न से टैक्सेबल इनकम कम ना हो और लॉस ज़्यादा ना हो तो ही रिटर्न रिवाइज होगी। सर अगर इसमें से कोई शर्त भी पूरी ना हुई तो रिटर्न रिवाइज नहीं हो पाएगी। सर अंग्रेज़ी भी पूरी पढ़ दी, एक बार ये सारा आप पढ़ें देखें समझ आता है, फिर हम आगे चलेंगे। भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया। इस सवाल से मुझे लीड मिल गई कि मैं अगला एरिया शुरू करूँ। मैंने भी अगला एरिया शुरू करने से पहले यही बात करनी थी। सर सवाल ये है, कोई बंदा बेवकूफ़ है कि 10 लाख रुपए अपनी इनकम शो की है, उस पर 35,000 टैक्स देना पड़ रहा है। वो कहे नहीं जी मेरी इनकम असल में 15 लाख है और अब 1.5 लाख रुपया टैक्स देना पड़ रहा है। वो ऐसा क्यों करेगा? सर 3 वजूहात। एक केस वो वॉलंटरीली ऐसा करेगा, उससे गलती होगी थी और वो चाहता है वो सही टैक्स जमा कराए, इसके चांसेस कम है, इसके चांसेस कम है। दूसरा केस उसको डर है कहीं मेरी रिटर्न चेक ना हो जाए, अगर मेरी रिटर्न चेक हो गई तो मुझे पेनल्टी भी पड़ेगी। इस वजह से वो कहता है कि मैं रिटर्न रिवाइज करना चाहता हूं। तीसरा केस उसको नोटिस आ गया कि मुबारक हो आपकी रिटर्न सिलेक्ट हो गई है कि इसे हम डिटेल से चेक करने लगे। जैसे ही उसको ये नोटिस आता है वो कहता है थैंक यू, पर मेरे ज़हन में भी एक बात बड़े दिनों से चल रही थी, सोचा मैं अपनी रिटर्न बेहतर कर लूं फिर आपको चेक कराऊंगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? वो जिस तरह एक बच्चे को कहा जी आपने काम किया, वो हाथ खड़ा किया उसने, मैं गया जी रजिस्टर, कहते हैं रजिस्टर कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बंदे को कहा गया है, जैसे ही एक बंदे को नोटिस भेजा कि हम आपकी रिटर्न को चेक करने लगे थॉरली, तो कहते हैं 1 मिनट ठहर जाओ, बस एक छोटी सी करेक्शन मैंने करनी है उसके बाद चेक करूंगा। सर समझ आ रही है? ये एक वजह है। और बाद लोग उससे भी ज़्यादा मुतमईन होते हैं, मैं तो ठीक हूँ यार, 15 लाख इनकम है, 10 लाख शो की है, फिर भी मुतमईन है भाई मैंने तो ईमानदारी से की है। अब इस केस में जब टैक्स वाले चेक करेंगे तो चेक करने के बाद उसको एक नोटिस देंगे, जिस नोटिस का नाम होता है शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस, शो का मतलब है दिखाओ, कॉज का मतलब है वजह, यानी तुम्हें क्या तकलीफ थी कि तुम्हारी इनकम 15 लाख थी, तुमने 10 लाख शो की, वजह तो बताओ ना, वजह क्या थी? सर समझ आ रही है? ये बंदा जब पकड़ा जाता है उस वक्त ऐसे होता है। तो भैया सबसे पहला पॉइंट, बिफोर द रिसीट ऑफ नोटिस, कोई नोटिस नहीं था, उसने वॉलंटरीली या इस डर से कि कहीं मेरी रिटर्न चेक ना हो जाए, उसने खुद से रिटर्न को ठीक कर दिया। इस केस में जितना टैक्स कम दिया होगा वो जमा कराएगा, 35 था,
ये 1.5 लाख था, 10 लाख पे 35,000 था मिसाल के तौर पे, 15 लाख पे 1.5 लाख था। अब कितना शॉर्ट टैक्स था? 1,15,000 रुपये। ये 1,15,000 रुपये जमा कराएगा। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज होता है जो लेट रिटर्न पे जमा कराया जाता है वो कराएगा। हाँ, इस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। केस नंबर 2, इस बंदे का रिटर्न सेलेक्ट हो गई ऑडिट के लिए और उसके बाद इसने अपनी रिटर्न को ठीक किया और अपनी इनकम सही शो की। इस केस में जितना कमिश्नर टैक्स कैलकुलेट करेगा वो भी जमा कराना पड़ेगा। डिफॉल्ट सरचार्ज तो कराना ही पड़ेगा। 25% पेनल्टी भी लगेगी। किसका 25%? पेनल्टीज लिखी हुई है ऑर्डिनेंस में, उसका 25%। सर जी, और एक ये बंदा था जो एंड तक डटा रहा कि नहीं मैंने सब कुछ ठीक किया गलत हुआ था लेकिन डटा रहा। अब टैक्स वाले इसको शो कॉज नोटिस देंगे। ऊपर गौर करना, लिखा हुआ है बिफोर शो कॉज नोटिस, नीचे लिखा हुआ है आफ्टर शो कॉज नोटिस। जितना टैक्स वाले ने टैक्स कैलकुलेट किया और 50% पेनल्टी लगेगी। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? इस वजह से रिटर्न रिवाइज की जाती है। जल्दी से इसको रीड कर लें फिर मैं आगे चलूंगा। 100% भी लगती है। 100% इस केस में नहीं है, उस सेल्स टैक्स के केस में है। इसका मतलब रिटर्न हर किसी की जज नहीं होती। बिल्कुल अगला चैप्टर शुरू करेंगे तो पहली बात ये करेंगे, 15वें चैप्टर की सबसे पहली बात ये है। क्योंकि कमिश्नर बाद में टैक्स के बाद कहेगा और जो हमने पहले कुछ पे किया हुआ है वो नेट ऑफ जाहिर बात है जितना कमिश्नर कहेगा भाई आपका 3 लाख बनता है, आपने पहले 1.5 लाख पे किया हुआ है तो फिर बकाया इजाफी पे करना पड़ेगा। रिटर्न हर बंदे की चेक नहीं होती, रिटर्न थॉरली हर बंदे की चेक नहीं होती, होती भी है लेकिन थॉरली हर बंदे की नहीं होती। नहीं, सैंपल बेसिस पे वो निकालते हैं। शक वाली बात नहीं है, पाकिस्तान में जो भी कटोगे लाल ही होएगा लेकिन वो सैंपल बेसिस पे निकालते हैं। लो सर, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ रिवाइज्ड रिटर्न की बात हो गई। अब ज़रा अगली बात करते हैं। ये मैंने बना दिया, ये मैं यूज़ करता हूँ। सर जी देखना, रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है? व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न? वो कहता है इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी। आपसे जब को पूछेगा कि जी तारीख रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है, आप उससे पूछेंगे आप बताओ आप कौन हो, इंडिविजुअल हो, एओपी हो या कंपनी है। अगर वो कहते हैं मैं इंडिविजुअल या एओपी है तो आप उसे कहेंगे 30 सितंबर आखिरी तारीख। गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। इस तारीख में तोसी नहीं की जाएगी। अक्सर अखबार में इश्तिहार आया होता है, वो अब के बाद आप जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अगर कंपनी है तो देखेंगे उसका ईयर एंड क्या है। ईयर एंड पहले 6 माह जनवरी से जून तक या आखिरी 6 माह जुलाई से दिसंबर तक। अगर पहले 6 माह है तो रिटर्न 31 दिसंबर को। अगर पहले 6 माह है तो 31 दिसंबर इज द ड्यू डेट। और अगर आखिरी 6 माह है तो 30 सितंबर इज द ड्यू डेट। अगर पहले 6 माह है तो 31 दिसंबर इज द ड्यू डेट। अगर आखिरी 6 माह है तो 30 सितंबर इज द ड्यू डेट। अब ये सवाल है कौन सा? सर जी 30 जून 2000 सबसे पहले स्टेप नंबर, कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैं रिटर्न जमा कराता हूं, मेरी रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है? सर मैं इंडिविजुअल हूं सर। शाबाश, यही सोचना कि भाई आप कौन है। अगर इंडिविजुअल है या एओपी है तो 30 सितंबर।
और अगर मैं कंपनी की बात करूं तो देखा जाएगा ईयर एंड कौन सा है। अगर ईयर एंड 30 जून है, 30 जून तक है, तो यानी 30 जून 2023 है, तो ड्यू डेट क्या होगी? 31 दिसंबर 2023। और अगर आखिरी 6 माह है, अगर 31 दिसंबर 2023 है, तो ड्यू डेट क्या होगी? शाबाश, रुके हैं ना आप सोच सुन के कि यार 31 दिसंबर 2023, 30 सितंबर तो गुजर गया है। इमीडिएटली बाद जो 30 सितंबर आएगा, ईयर एंड हुआ 31 दिसंबर 2023, इसके बाद 30 सितंबर कब आना है? 30 सितंबर 2024। यस और नो? वो सर जी मेरी बात समझ गए? 30 सितंबर 2024। आगे चलते हैं सर। 30 सितंबर 2024। एक सवाल और है। ईयर एंड था 31 अगस्त 2023, इसकी ड्यू डेट क्या होगी? 31 अगस्त 2023, इसके इमीडिएटली बाद सितंबर कब आ रहा है? बड़ी गल है यार, अगस्त के बाद सितंबर आंदा है। 30 सितंबर 2023 वुड बी द ड्यू डेट। सर जी अगर एक इदारा है उसकी 31 दिसंबर है, तो इसके बाद सितंबर कब आ रहा है? 30 सितंबर 2024। लेकिन अगर ये एंड हो रहा है 30 सितंबर 2023 में, 30 सितंबर 2023 है, तो कब आएगा? सर जी आप गौर कर रहे हो? आप 30 सितंबर 2023 है, तो इसके बाद कब आएगा? 30 सितंबर 2024। यानी 30 सितंबर 2023 के इमीडिएटली बाद 30 सितंबर कब आ रहा है? 2024 में। सर जी गौर किया आपने? लो सर, मैं आपको पहला रॉ भी पढ़ा चुका, दूसरी रॉ भी पढ़ा चुका, तीसरी रॉ भी नहीं पढ़ा रहा, चौथी रॉ पढ़ा रहा हूं। अगर कोई बंदा जिसके बारे में कमिश्नर को लगता है इसको रिटर्न जमा करानी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं कराई, तो कमिश्नर उसको नोटिस देगा। उस नोटिस के 30 दिन के अंदर अंदर उसको रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। या अगर नोटिस में लिखा हुआ है कि किस तारीख तक रिटर्न जमा कराओ, तो उस तारीख तक रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। पहली रॉ भी होगी, दूसरी भी होगी, चौथी भी होगी। तीसरी रॉ पढ़ने के लिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा यहां नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। सर एनी पर्सन डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस शैल गिव द कमिश्नर अ नोट इन राइटिंग टू दैट अफेक्ट विद इन 15 डेज ऑफ डिसकंटिन्यूस। वो कहता है कोई बंदा भी जो डिसकंटिन्यू करेगा बिजनेस को, वो शैल गिव द कमिश्नर अ नोटिस इन राइटिंग टू दैट अफेक्ट विद इन 15 डेज ऑफ द डिसकंटिन्यूस। कोई भी बंदा जो डिसकंटिन्यू कर रहा होगा बिजनेस को, शैल गिव द कमिश्नर अ नोटिस इन राइटिंग टू दैट अफेक्ट within 15 days of discontinuous। हर वो बंदा जो बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहा है, वो डिसकंटिन्यू करने के 15 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर को नोटिस देके बता देगा कि मैंने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया। और वो फिर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर टिल द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूस की सारी रिटर्न बनाएगा और उसको जमा कराएगा। ये तो था शरीफ आदमी। लेकिन एक ऐसा आदमी जो चुप कर गया, जो कमिश्नर को कुछ नहीं बता रहा, कमिश्नर उससे खुद पूछ लेगा। कमिश्नर उसको कहेगा भाई तुम रिटर्न क्यों नहीं जमा करा रहे? कोई भी बंदा कमिश्नर के मुताबिक जिसको रिटर्न जमा करानी चाहिए थी और वो रिटर्न नहीं जमा कराता, कमिश्नर उसको कहेगा तुम क्यों नहीं रिटर्न जमा करा रहे, तुमने भी तो बिजनेस डिसकंटिन्यू किया है। तो वो बंदा, उस बंदे को भी फिर रिटर्न जमा करानी पड़ेगी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ
टैक्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर टिल द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, वो भी रिटर्न जमा कराएगा। ये वाली रिटर्न पूरे साल की नहीं होती। मिसाल के तौर पे 4 माह की रिटर्न है, 4 माह बाद कारोबार बंद कर दिया या 7 माह बाद कारोबार बंद कर दिया, बहरहाल जब भी कारोबार बंद किया उस डेट तक की रिटर्न होगी। सर वो कहते हैं ये रिटर्न को एक प्रॉपर रिटर्न तस्वुर किया जाएगा। रिटर्न फर्निश्ड अंडर दिस केस शैल बी ट्रीटेड एज अ रिटर्न फॉर ऑल पर्पसेस। 4 बुलेटिन जल्दी से पढ़ लीजिए, ये आराम से 3 नंबर का सवाल आ जाना है। अगर कोई बंदा बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दे तो क्या उसको भी रिटर्न जमा कराने की ज़रूरत है, ये सवाल आना है। तो उसके जवाब में आपने ये लिखना है, फिर आपको 4 में से 4 मिलेंगे। जल्दी से रीड कर लो सर। चलें आगे भैया। सर जी रिटर्न जमा करवाइए, रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख आपको बताइए। क्या इस तारीख में तौसी मिल सकती है? क्या ड्यू डेट में एक्सटेंशन मिल सकती है? हाँ जी। किस तरह दरख्वास्त देंगे? किसको? कमिश्नर को। कब देंगे? ड्यू डेट से पहले पहले। क्या कहेंगे? हमें एक्सटेंशन चाहिए। कमिश्नर इस दरख्वास्त को मान लेगा? कमिश्नर वजह देखेगा, क्या बंदा बीमार है, क्या बंदा पाकिस्तान से बाहर है, या कोई जेन्युइन रीज़न है। अगर कोई जेन्युइन रीज़न हुई या बंदा बीमार हुआ और कमिश्नर सेटिस्फाइड हो गया तो वो एक्सटेंशन दे देगा। कितने दिनों की? 15 दिनों की एक्सटेंशन देगा। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ज़्यादा देर की एक्सटेंशन मिलेगी, नॉर्मली 15 दिन की होती है। अगर कमिश्नर ने एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया या आपको फर्दर एक्सटेंशन चाहिए भी, तो क्या करेंगे? चीफ कमिश्नर को, चीफ कमिश्नर आपकी दरख्वास्त सुनेगा और फिर चीफ कमिश्नर के पास पावर है कि वो आपको एक्सटेंशन या फर्दर एक्सटेंशन दे दे। कितने दिनों की? 15 दिनों की एक्सटेंशन मिल जाएगी। चीफ कमिश्नर एक्सटेंशन दे देगा। सर आपको कमिश्नर ने एक्सटेंशन दी है या चीफ कमिश्नर ने एक्सटेंशन दी है, जो भी मामला है आपको डिफॉल्ट सरचार्ज पे करना ही पड़ेगा। सर एक बात समझ लो, मैंने वापडा वालों को दरख्वास्त लिखी कि मैं इस तारीख तक पैसे नहीं दे सकूंगा। वापडा वालों ने कहा ठीक है हम आपकी 3 किस्तें कर देते हैं। उन्होंने किस्तें कर दी। मेरा आपसे सवाल ये कि जब वो किस्तें करेंगे तो उसमें लेट पेमेंट वाला सरचार्ज शामिल होता है या नहीं होता? होता है, होता है। वो कह रहा है ठीक है आपने मैं बताया, लेकिन चूंकि आप पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे तो डिफॉल्ट सरचार्ज तो पे करना ही पड़ेगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? सेम यही काम यहाँ पर भी है। आपने कमिश्नर को दरख्वास्त दी, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आप चूंकि टाइम पे नहीं कर रहे तो आपको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज तो पे करना ही पड़ेगा। सबसे आखिर में ये वाली बात देखी हुई है।
सर जी एक बार ये पूरा पढ़ें, देखें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो ना समझ आई हो। इनको बताएं कि सर देख रहे हैं, जल्दी से एक बार पढ़ लें। जी भाई ये समझ आ गया? कोई सवाल ज़हन में आता है तो पूछिए। सर मैं क्लास के अंदर आपको पढ़ने का टाइम इसलिए देता हूं कि अभी के अभी सवाल ज़हन में आए और अभी के अभी आप पूछ के उसको क्लियर कर लो। ये टाइम इसलिए नहीं कि चलो 1 मिनट आया, कोई व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ तो वो देख लिया जाए। सर जी आगे चलते हैं। मैंने आपको 7th यूनिट 8th यूनिट भी करा दिया। अब ज़रा ये वाली बात पढ़ें। In response to notice for discontinuance of business, year end as specified in notice, due fixed date for submission of return, जब रिटर्न जमा करानी है उस डेट को ही ये भी रिटर्न जमा होगी। सर जी मैंने आपको ये सारी बात बता दी, जो आपकी रिवाइज रिटर्न वाली बात बताई, ड्यू डेट वाली बात बताई, और अगली बात डिस्कंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस वाली और एक्सटेंशन वाली। आज की आखिरी बात है फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट थी। मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको इंशाल्लाह फिर वेल्थ स्टेटमेंट रह जाएगा, उसके 2 न्यूमेरिकल हैं, कल पास पेपर करेंगे और कल ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। हर वो बंदा, every resident taxpayer being an individual having foreign income of not less than US $10,000 or having foreign assets with the value of not less than US $100,000। इनकम कितनी हो? $10,000। एसेट्स कितने हो? $1,00,000। इस बंदे पर लाजिम है कि ये फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा कराए। इसमें क्या क्या बताएगा? फॉरेन एसेट्स कितने हैं, फॉरेन लायबिलिटीज कितनी है साल के आखिरी दिन पर, ये बताएगा। फॉरेन एसेट ट्रांसफ़र कितने किए, किसको किए, कितने पैसों के एवज किए, ये बताए। फॉरेन किसको किए बताना ज़रूरी नहीं, लेकिन ट्रांसफ़र किए और कितने के किए ये बताएगा। फॉरेन इनकम कितनी है, फॉरेन उसमें से फॉरेन एक्सपेंसेस कौन से हैं जो लेस होने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन वो हमें बताएगा। कमिश्नर में रिक्वायर एनी पर्सन, कमिश्नर किसी भी बंदे को
रिक्वायर कर सकते हैं, जो कि इंडिविजुअल है, इन हिज ओपिनियन वाज रिक्वायर्ड टू फर्निश द फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट बट हु हैज फेल्ड टू डू सो टू फर्निश द फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट ऑन द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। कमिश्नर रिक्वायर कर सकता है किसी पर्सन को भी जो कि इंडिविजुअल है, जो इन हिज ओपिनियन वाज रिक्वायर्ड टू फर्निश द फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट बट फेल टू डू से। किसी बंदे को कहेगा, जो कमिश्नर जिसको लगता है कि भाई इसको फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करानी चाहिए, उसको नोटिस देगा उसे कि तुम जमा कराओ, और फिर उस बंदे को भी रिटर्न जमा करवानी, फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट रिटर्न के साथ जमा करानी पड़ेगी। अब आ गया वेल्थ स्टेटमेंट, इंशाल्लाह ये कल कराऊंगा, 7 न्यूमेरिकल पास पेपर करा के कल इसको कंप्लीट करा दूंगा। आज के लिए इतना ही था। सर जी आखिरी बात, ईमानदारी से बता रहा हूं, पिछली जितनी भी अटेम्प्ट्स गुजरी हैं, सबसे ज्यादा बच्चों ने जो चैप्टर्स छोड़े हैं वो 14, 15, 16 हैं, और जितने बच्चे फेल होते हैं 90% बच्चे खुद कहते हैं कि सर 14, 15, 16 हमने छोड़ दिया था। जनरली ये चैप्टर्स 2 से 3 दिन में टीचर्स करा देते हैं, 14, 15, 16 तीनों। मैंने इसके लिए 10 से 12 वर्किंग डेज एलोकेट किए होते हैं हमेशा। क्यों? मुझे पता है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पिछली अटेम्प्ट में जो बच्चे फेल हुए हैं, किसी से भी पूछ लो, वो सबसे पहले आपको कहेगा मैंने 16 चैप्टर नहीं किया था, उसमें से 16 नंबर का पेपर आ गया। अक्लमंदी क्या है? उनसे सीखना या अगली बारी बच्चों को बताना, यार मैंने नहीं किया था, तुम ज़रूर करना। जी भाई, सर जी मेरे मुताबिक अक्लमंदी ये है कि आपको सीख लेना चाहिए पिछलों से। मशवरा क्या है? सर जी इस चैप्टर को एक ही टिप है। अच्छा मैं आपको सच बता रहा हूं, अभी तो ये चैप्टर मजे के चल रहे हैं, आगे चल के ये चैप्टर थोड़े बोरिंग हो जाते हैं। इन चैप्टर का सिर्फ एक ही तोड़ है, रोज के रोज याद करो। अगर आप आजकल इसके अलावा कुछ और कर रहे हो तो वो छोड़ दो यार। ये रोज का रोज ये वाला पक्का रट्टा लगाओ। एक दिन एक, अगले दिन कर रहे हो तो मैंने आपको पुराना शुरू से रिवाइज कराया है, आपका भी बनता है, आप सारा शुरू से अब तक याद कर लो। रोज के रोज याद करोगे, ना भूलेगा ना खराबी होगी। लेकिन अगर आप ये सोच लो कि अभी मैं मिसाल के तौर पे सैलरी वाला चैप्टर कर लूँ, ये हफ्ता बाद में करूँगा, तो भाईजान ये नहीं बाद में पकड़ा जाएगा सैलरी के, तो फिर रिवीजन चीज़ें होती रहेंगी। समझ आ रही है? दूसरे नंबर पे एक अनाउंसमेंट और है, इंशाल्लाह वो एक वीडियो मैसेज करके मैं ग्रुप्स में शेयर करूँगा कि जो अपकमिंग सेशन शुरू हो रहा है फास्ट ट्रैक वाला, उससे आप लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जितने मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं किसी भी बैच में हों, उनके लिए ये वाला सेशन बिल्कुल फ्री है। आप जिस दिन जो टॉपिक पढ़ना चाहें उस क्लास में आए, बैठे और पढ़ें। इवन कोई ऐसा बच्चा है जो कहता है कि सर मैं तो अब तक बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ पाया, वो कुछ ना पढ़े, वो वाला सेशन शुरू से ज्वाइन करे। उसमें जो बच्चे मेरे पास एनरोल्ड हैं उन सब के लिए वो एब्सोल्युटली फ्री है। हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि बस ये समझें कि ये आखिरी बस जा रही है और आखिरी उम्मीद है जेन्युइनली। और मैं ये चाहता हूँ हर बच्चा जो कि ये जिसने देखें, अभी ये जो टाइम चल रहा है ना, अभी आपने दाखिला भिजवा देना है। इसके बाद तो आप यहाँ तो आप टैक्स का दाखिला भिजवाएंगे या नहीं भिजवाएंगे। जो बच्चा दाखिला भिजवाएगा वो ये सोच के भिजवाएगा कि मैंने पेपर देना है, और अगर पेपर देना है और अब तक तैयारी शुरू नहीं की तो उनके पास एक आखिरी ऑप्शन है, 2 घंटे की क्लास रोज होगी, 4 घंटे रोज घर पढ़ना होगा। अगर टैक्स तैयार करना है तो वो जिस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, हर रोज 6 घंटे टैक्स को देने पड़ेंगे, 2 घंटे की क्लास होगी, 4 घंटे रोज पढ़ना होगा। ये एक स्टैंडर्ड रूल है उस क्लास के लिए। 40 दिन में इंशाल्लाह पूरा टैक्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। सर आज के लिए इतना ही था।